बच्चों सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग। और अपनी बात शुरू करेंगे हम। पिछली क्लास में बच्चों हमने बात जहां छोड़ी थी वहीं से अपनी बात को शुरू करेंगे। पाठ का नाम क्या था बच्चों? संतोष यादव के बारे में एक चैप्टर पढ़ा रहा था। रीच फॉर द टॉप, माने रीच फॉर द टॉप का मतलब क्या होता है? शिखर के ऊपर पहुंच या शिखर पर पहुंचना। अब देखो आप ये लड़की क्या है बच्चों? ये लड़की नहीं है, ये बहुत ही विशेष लड़की है। क्या क्या खास बातें इसकी? प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 100, पृष्ठ संख्या 100 पर अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे तो बच्चों जो दूसरा पैराग्राफ है, द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द पेज, उस पेज का जो दूसरा पैराग्राफ है वह बच्चों मैं शुरू करूंगा। क्या ये तो खत्म होने को था। तो बच्चों मैं यहां से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। एक बार देखो पूरा सुन लो। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, लड़की का नाम संतोष पाड़ा गया। अब आप ये कहोगे सर ये राजस्थानी का शब्द क्यों बोला आपने? क्या होता है बच्चों, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ में अगर हम या तो उनका प्रयोग नहीं करें और अगर करें तो फिर उनके साथ में उनका न्याय करने के लिए जो युक्ति युक्त क्रिया है उसी का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो हम कई बार कहते हैं कि साहब वो इस प्रकार की दुर्घटना घट गई, लोग बाग रोने चिल्लाने लगे, यहां तक तो ठीक है। और अगर मैंने कह दिया कि साहब लोग बाग जोर जोर से बाहर है तो फाड़ने लगे, बोलना पड़ेगा उसके साथ ऐसा है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि जैसे मान लो जुल्म बोला आपने तो जुल्म मत करो, ऐसे नहीं बोलते। जुल्म मत ढाओ, जुल्म ढाए जाते हैं, जुल्म किए नहीं जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये बातें हैं बच्चों, तो किसी शब्द विशेष के साथ किसी क्रिया विशेष का जुड़ाव होता है और उसके अर्थ को न्याय प्रदान करने के लिए उस क्रिया विशेष का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। ये बात सिर्फ बच्चों, ये बात वो टीचर नहीं जानता है जो सिर्फ अंग्रेजी जानता है। यहां बात हिंदी की भी है, बात अंग्रेजी की भी है, बात संस्कृत की भी है, बात राजस्थानी की भी है। तो इसको क्या है, ये भाषा विज्ञान है। मैं भाषा विज्ञान पढ़ा हुआ हूं तो मैं इन चीजों को जानता हूं और इसीलिए आपके सामने बखानता हूं। तो बच्चों द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष। मैंने पिछली क्लास में कहा था द गर्ल वॉज क्रिस्टेंड संतोष। क्रिस्टेन यानी होता है किसी का नामकरण करना, किसी का नाम रखना। ध्यान दो बच्चों, एक शब्द बताता हूं, नोमेनक्लेचर, NOMENCLATURE। ये शब्द आपने नहीं सुना होगा तो अब सुन लो। ये बच्चों नोमेनक्लेचर जो है, इसमें इसको एच समझने की भूल ना करियो। दिस इज एन, दिस इज नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर को हिंदी में कहते हैं बच्चों अभिधान। अब आपका प्रश्न ये होगा कि सर ये अभिधान क्या है? ये अभिधान क्या है? अभिधान कुछ नहीं, अभिधान शब्द शक्ति नहीं होती है। किसी का नाम होता है वो अभिधान है। आपका क्या नाम है वही आपका अभिधान है। तो नोमेनक्लेचर का मतलब बच्चों नाम या अभिधान होता है, नामकरण बोलते हैं आप उसको। ठीक है, तो द गर्ल वॉज क्रिस्टेंड, ये क्रिया है बच्चों। देखो क्रिस्ट तो सब जानते हो, लॉर्ड जीसस क्रिस्ट, भगवान ईसा मसीह। ईसाइयों के भगवान है ये, हमारे तो नहीं है। तो क्रिस्टियन, ये बच्चों EN लगा दिया तो ये क्रिया बन गई कि नहीं बनी? जैसे सुनो, ये एक शब्द है स्ट्रेट। अब स्ट्रेट का मतलब क्या होता है सब जानते हो, स्ट्रेट यानी सीधा, और मैंने लगा दिया इसमें EN। अब बोलो स्ट्रेटन, सीधा करो। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एडजेक्टिव के अंत में आप EN जोड़ करके आप उसको वर्ब में तब्दील कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? लाइट यानी हल्का होता है, EN लगाओ, लाइट यानी क्या हो जाएगा? हल्का करना, एनी आओ। तो बच्चों क्रिस्टेन यानी होता है किसी का नाम रखना, क्रिया है ये। क्रिस्टेन, क्रिस्टेंड, क्रिस्टेंड। तो द गर्ल वॉज गिवन द नेम या द गर्ल वॉज क्रिस्टेंड क्या? संतोष। बात समझ में आ रही है? अब एक बात और सुनो। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा माई फादर, सेंटेंस पे गौर करना। माई फादर नेम्ड मी, माई फादर नेम्ड मी संपत। अब बच्चों ये सेंटेंस लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये बच्चों इसलिए लिखने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज होगे। बताओ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? सब बता देंगे साहब माई फादर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। फिर बताओ वर्ब क्या है? ये बच्चों ये वर्ब है। अब बताओ मी क्या है और संपत क्या है?
तो बच्चों आप जानते हो माय फादर नेम्ड मी, मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा। तो मी शब्द जो है बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। और बच्चों मुझे ये बताओ कि संपत क्या है? तो आप कहोगे साहब ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। बस यही मात खा गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान दो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, ये मी और संपत एक है या अलग अलग हैं? चूंकि ये एक है, ये एक है बच्चों, अलग अलग नहीं है। जरा देखना आप, एक सेंटेंस और ऐसा ही लिखूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि आई टीच यू इंग्लिश, जरा ध्यान देना, दोनों सेंटेंस कैसे हैं? एक जैसे लगेंगे लेकिन एक जैसे है नहीं। आई टीच यू इंग्लिश, ये सेंटेंस है बच्चों। अब बताओ सब्जेक्ट क्या है? सब जानते हैं आई सब्जेक्ट है, टीच क्या है? वर्ब है, यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बच्चों यू और इंग्लिश दोनों अलग अलग है। यू और इंग्लिश दोनों क्या है? अलग अलग है, इसलिए ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब प्रश्न ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट कौन सा है, दूसरा कौन सा है? तो बच्चों एक बात ध्यान दो, अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा माने दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो करीब करीब ये तय है, इट्स ऑलमोस्ट सर्टेन, ये करीब करीब तय है क्या, कि यदि दो ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो वन ऑफ देम शैल बी ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उनमें से एक निश्चित रूप से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एंड द अनदर वन शैल बी एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बच्चों आप बताओ कौन सा डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट? तो याद रखो जो सजीव होता है वो हमेशा आईओ माने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो सजीव होता है, बताओ यू सजीव है कि निर्जीव है? सब जानते हैं सजीव है। दूसरी बात, जो बच्चों किसे का जवाब देता है, अंग्रेजी में बोलते हैं WHOM, हुम। जैसे बच्चों मेरा सवाल है कि मैं किसे अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो जवाब मिलेगा मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो बच्चों जो किसे का जवाब देता है या जो सजीव होता है वह हमेशा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जो दूसरा है बच्चों ये निर्जीव है, और ये क्या क्या का जवाब देता है? क्या माने वाट, क्या पढ़ाता हूं। तो व्हाट डू आई टीच का मतलब मैं क्या पढ़ाता हूं, तो बच्चों ये वाला क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। बात समझ में आ गई है? अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो एक डायरेक्ट होगा तथा दूसरा इनडायरेक्ट होगा। जो डायरेक्ट होगा वो निर्जीव होगा, जो इनडायरेक्ट होगा वो सजीव होगा। जो इनडायरेक्ट होगा बच्चों वो किसे का जवाब देगा? हुम का जवाब देगा। लेकिन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वह हमेशा क्या माने वाट का जवाब देगा। बात समझ में आ गई है? अब इधर देखो, माई फादर नेम्ड मी संपत। तो बच्चों आपने ये देखा कि मी एंड संपत आर टू डिफरेंट एंटिटीज। मी और संपत बच्चों दो अलग अलग चीजें हैं। इसलिए आपको क्या करते, दो अलग अलग चीजें कि एक ही चीज है? दो अलग अलग चीजें नहीं है बच्चों, गलत बोल गया मैं, वो एक ही चीज है। ये इसी के बारे में है ना, इसलिए बच्चों ये तो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है फिर? ये बच्चों ओसी माने इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। क्या होता है ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट वह शब्द होता है जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन या अतिरिक्त जानकारी देता है। क्लियर हो गई है? एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड दैट गिव्स एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द गिवन ऑब्जेक्ट। दिए गए ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाला शब्द हमेशा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। याद रहे बच्चों, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के आगे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दे इलेक्टेड मी द सरपंच, ये द गलत है, क्योंकि मी और सरपंच एक ही है, मुझे ही तो सरपंच बनाया गया है। तो ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के पहले आर्टिकल का प्रयोग करना सदैव मना। जैसे वी कॉल महात्मा गांधी द बापू, द हटेगा। क्यों हटेगा? क्योंकि महात्मा गांधी और बापू दोनों अलग अलग नहीं हैं। बापू शब्द का प्रयोग आपने महात्मा गांधी के लिए किया है, वह कर्म का पूरक है। हिंदी में उसको बोलेंगे कर्म का पूरक है, अंग्रेजी में हम कहेंगे उसको ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गई ये बात? आइए देखेंगे। तो द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है कंटेंटमेंट माने संतुष्टि। उस लड़की का नाम पड़ा गया संतोष, और संतोष का माने होता है बच्चों कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का माने सेटिस्फैक्शन। संतोष, संतोषी सदा सुखी, संतोषम परम सुखम। लेकिन ये लड़की बच्चों क्या था? अपने नाम के विपरीत थी। आप जानते हो, आंख का अंधा और नाम नयन सुख। तो बताओ नाम में और उस व्यक्ति के गुणों में फर्क है कि नहीं है? फर्क है ना।
तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाम तो शांति होता है, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन उसी शांति के घर में क्या होता है, सर्वाधिक अशांति व्याप्त रहती है। तो इस लड़की का नाम संतोष था, लेकिन बच्चों ये लड़की यथा नाम तथा गुण नहीं थी। ये लड़की तो बच्चों अलग ही प्रकार की थी। कैसी लड़की थी ये लड़की ऐसी थी कि इसका नाम संतोष था, लेकिन ये सदैव असंतुष्ट रहती थी। किससे? ये लड़की हमेशा असंतुष्ट रहती थी उस पारंपरिक शैली या पारंपरिक व्यवस्था में जिस पायदान पर वो खड़ी थी, यानी उस पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में उसके स्थान या अपनी जगह को लेकर के वह सदैव असंतुष्ट रहती थी, क्योंकि वो इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। किस बात को? नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। वो तो उसके विचार अलग थे, वो तो इस विचारधारा की थी कि हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। तो ये तो चिंगारी थी लड़की, क्या थी ये तो बच्चों एक चिंगारी थी। तो यहां लिखा हुआ है कि देखो, बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, लेकिन संतोष हमेशा संतुष्ट नहीं होती थी विद हर प्लेस, अपनी जगह से, इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ यानी जीवन की पारंपरिक शैली में अपनी जगह से संतोष कभी संतुष्ट नहीं थी। या यूं कहो, पारंपरिक जीवन शैली में अपनी जगह से संतोष को कभी संतोष नहीं था। ध्यान दो बच्चों, जब एक ही शब्द का प्रयोग दो बार किया जाए और दोनों बार उसका मीनिंग अलग अलग निकले, तो बताओ कौन सा अलंकार? हिंदी में पढ़ते हो कि नहीं? कनक कनक दे सोगुनी मादकता अधिकाय, सजना है मुझे सजना के लिए। एक शब्द यदि दो बार आएगा और दोनों बार उसकी माने, उसके मीनिंग अलग अलग होंगे, तो दैट शैल बी यमक अलंकार इन हिंदी। अंग्रेजी में पन कहते हैं आपसे। अंग्रेजी में क्या होता है? पन श्लेष भी होता है, यमक भी होता है ना? तो इंग्लिश में भी मैं समझा दूंगा। अब जरा देखें आप, तो बच्चों संतोष को संतोष नहीं था। ऐसे बोलते हैं कई बार, डोंट ट्रबल द ट्रबल टिल द ट्रबल ट्रबल्स यू। क्या बोला मैंने? डोंट ट्रबल, ये वर्ब है। द ट्रबल, परेशानी को ट्रबल मत करो, टिल द ट्रबल ट्रबल्स यू, जब तक कि वो परेशानी तुमको परेशान नहीं करे। उड़ते हुए को निमंत्रण मत दो। उड़ता हुआ तीर आता है ना कई बार, तो अपन क्या करते हैं, उसको न्योता देते हैं, तो गलत बात है। तब तक आप किसी परेशानी को न्योता मत दो जब तक कि वो परेशानी क्या नहीं करे, तुमको परेशान नहीं करे। क्योंकि एक बार अगर आपने वो खोल दिया पिटारा, तो फिर तो आपको पता बहुत सारी चीजें निकलेंगी उसमें से। तो बताया गया जी, बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, लेकिन संतोष हमेशा क्या नहीं थी? ऑलवेज शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर स्टेटस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। आ गई समझ में? आगे बढ़ाते हैं। शी बिगेन लिविंग लाइफ, उसने शुरू किया जीवन जीना। शी बिगेन लिविंग लाइफ, उसने जिंदगानी को जीना शुरू किया। ऑन, पर, हर ऑन टर्म्स, यानी अपने अनुसार, अपने अंदाज से। उसने ऑन, हर ऑन टर्म्स का मतलब अपनी शर्तों पर। उसने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना शुरू किया। फ्रॉम द स्टार्ट, यानी होता है बच्चों सिंस द वेरी बिगिनिंग। शुरू से ही वो लड़की ऐसी थी कि उसने जीवन को अपने तरीके से जीना शुरू किया। परंपराएं कुछ भी है, लड़कियों को क्या करना चाहिए, ऐसे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ठीक तरीके से रहना चाहिए, ये बातें हैं वो बातें हैं, परंतु उसकी परवाह नहीं थी इन बातों की। वो एक क्रांतिकारी लड़की थी। क्या था बच्चों? वो क्रांतिकारी लड़की थी। क्रांतिकारी वह नहीं होता जो क्रांति करता है, क्रांतिकारी वह होता है जो किसी परिवर्तन को निमंत्रण देता है। जो व्यक्ति परिवर्तन लाता है वही तो क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी का मतलब क्या होता है? वन हु ब्रिंग्स अ कंप्लीट चेंज। एक ऐसा आदमी जो पूरा परिवर्तन लाता है, लाने की कोशिश करता है, आप उसको कहते हैं क्रांतिकारी। अब देखो बच्चों, फ्रॉम द स्टार्ट, यह स्टार्ट के पहले द लगा हुआ है। ध्यान दो, ये वर्ब नहीं है। यह स्टार्ट का मतलब शुरुआत है, शुरू करना नहीं है। तो वर्ब के पहले भी अगर आर्टिकल आ जाए तो बच्चों फिर वो वर्ब नहीं होती है, वो नाउन होती है, क्योंकि आप जानते हैं नो नाउन नो आर्टिकल। वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहां पर दूसरी लड़कियां पहना करती थी परंपरागत भारतीय पोशाकें, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। संतोष किसको पसंद, प्राथमिकता देती थी? शी प्रेफर जानते हो, चाय भी है, कॉफी भी है, बताओ क्या पियोगे? सर हम तो कॉफी पिएंगे। तो कॉफी को आपने प्रेफर किया है। जब आपके सामने एक से ज्यादा विकल्प होते हैं, एक से ज्यादा आपके सामने अल्टरनेटिव होते हैं, आपके सामने एकाधिक ऑप्शन होते हैं, फिर आप जिसको चुनते हैं तो आप उसको प्रेफर करते हैं। तो वो हमेशा किसको प्राथमिकता देती थी? वह बच्चों शॉर्ट्स, यानी छोटे छोटे नेकर पहनती थी, वह शॉर्ट पहनती थी। लुकिंग बैक, अंडरलाइन करो बच्चों इस शब्द को, इसका अर्थ होता है हिंदी में सिंहावलोकन करते हुए। सिंहावलोकन करने का हम तो जानते हो, पीछे देखना, अतीत की तरफ देखना। तो सिंहावलोकन करते हुए शी सेज नाउ, अब वह कहती है क्या कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मानी सिंस द वेरी बिगिनिंग, अर्थात शुरुआत से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं पूरी तरह से
संकल्पित थी। आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड का मतलब मैंने पूरी तरह से दृढ़ निश्चय किया हुआ था दैट इफ आई चोज ए करेक्ट एंड ए रेशनल पाथ। देखो बच्चों, लड़की की बात में बड़ा दम है। लड़की क्या कहती है, शुरू से ही मैंने ये निश्चय कर लिया था कि यदि मैंने चुना है एक बिल्कुल सही और तार्किक रास्ता, ध्यान से सुनो, शुरू से ही मैंने यह तय कर लिया था कि यदि मैंने चुना है एक सही और तार्किक रास्ता, तो फिर दूसरे लोगों को बदलने की जरूरत है मुझे नहीं। लोग मेरे लिए कुछ भी कहें, अपना मुंह बिगाड़े, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बदलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आई नीड नॉट टू बी चेंज्ड, मुझे चेंज होने की जरूरत नहीं है, जबकि दूसरों को बदलने की जरूरत है। वो कह रही है द अदर्स अराउंड मी, अन्य लोग जो मेरे चतुर्थी करता मेरे चारों तरफ हैं, दे हैड टू चेंज, उन्हें बदलने की जरूरत थी, एंड नॉट मी, और मुझे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इस क्रम में बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ऐसी बात है बच्चों, फर्म फेथ कैन मूव इवन माउंटेन्स, दृढ़ निश्चय पर्वतों को भी हिला सकता है। ध्यान से सुनो, फर्म फेथ, फर्म शब्द जो होता है ना बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, एक तो होता है देखो प्रतिष्ठान, साहब हमारी फर्म है ये फलाने, ऐसे बोलते हो आप, वैसे इसका एक मतलब होता है दृढ़। क्या होता है, ये एडजेक्टिव के सेंस में आता है। तो फर्म फेथ कैन मूव इवन माउंटेन्स, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ये लड़की बच्चों कुछ इस प्रकार के इरादों वाली थी कि इसने ये तय किया हुआ था कि इफ आई चोज ए करेक्ट एंड ए रैशनल पाथ। जानते हो रैशनल क्या होता है? रैशनल होता है बच्चों तर्क संगत, जिसको हिंदी में कह सकते हैं युक्ति युक्त। यदि मैंने एक सही और युक्ति युक्त मार्ग का चयन किया है तो द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, अर्थात मेरे आजू बाजू जो लोग हैं उन्हें बदलना पड़ेगा, एंड नॉट मी, मुझे नहीं बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं सही रास्ते पर हूं। इसके पास ये बहुत बड़ा तर्क था कि मैं सही रास्ते पर हूं, इसलिए मुझे नहीं बदलना पड़ेगा। हालांकि बच्चों आप जानते हो कि ये ऐसी परिस्थितियां हैं कि आजकल ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति सही रास्ते पर होता है, युक्ति युक्त रास्ते पर होता है, उसे भी बदलना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर उल्टे सीधे दबाव होते हैं ना, इसलिए उसको बदलना पड़ता है। अब ये वर्तमान समय ऐसा है कि टीचर जो है तो पहले जैसा टीचर थोड़ी है कि साहब गुरुजी पहले जैसे थोड़ी है, आज का टीचर तो क्या है, नौकर है, तो उसको तो आदेश मिलते हैं, कभी जनगणना कभी क्या, तो सारे उसको करने पड़ते हैं। और पढ़ाने का काम यदि थोड़ा, मेरा मतलब यह है कि कम भी है तो है, वो तो किसके पीछे चलता है, आदेशों के पीछे चलता है। तो ऐसी स्थिति है। आइए जरा देखना आप। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट, एफ्लुएंट यानी होता है बच्चों धनाढ्य, प्रोस्परस या रिच। तो बच्चों अच्छे घराने में जन्मी थी ये, इसका परिवार कोई कम पैसे वाला थोड़ी था। तो संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स। लैंड ओनर्स का मतलब क्या होता है, जमींदार थे। लैंड ओनर्स का मतलब जमींदार, जो जमींदारा रखते हैं, किसान, है ना। तो अच्छे खासे बड़े किसान थे वो। तो संतोष के माता पिता धनाढ्य जमींदार थे, हु कुड एफोर्ड, जो एफोर्ड कर सकते थे। जानते हैं एफोर्ड क्या होता है? एफोर्ड ये नहीं होता बच्चों कोई खर्चा है, जैसे मान लो आपके ऊपर खर्चा आ रहा है, अब आपके माता पिता उस खर्चे को वहन कर सकते हैं कि नहीं, दैट इज, उसी को आप बोलते हैं एफोर्ड करना। ठीक है, मैं इतना खर्चा एफोर्ड नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं, ऐसी कुछ। तो संतोष के माता पिता धनाढ्य जमींदार थे, हु कुड एफोर्ड, जो खर्च वहन कर सकते थे, टू सेंड देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को भेजने का, टू द बेस्ट स्कूल्स, यानी सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में। संतोष के माता पिता धनाढ्य जमींदार थे जो सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने का खर्च वहन कर सकते थे, करने में समर्थ थे। लेकिन फिर भी क्या है, लड़की है, कहां जाएगी, दिल्ली जाएगी, वहां लड़के घूमते हैं और बिगड़ जाएगी। लड़की दिल्ली जाएगी तो लड़की बिगड़ जाएगी,
इसलिए उस लड़की को अपने गांव के स्कूल से ही संतुष्ट होना पड़ा। हालांकि घर में राम जी राजी थे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी उस लड़की को जो लोकल स्कूल ऑफ द विलेज यानी गांव का जो स्थानीय विद्यालय था, शी हैड टू बी कंटेंट ओनली विद दैट स्कूल, अर्थात उसको उसी विद्यालय से क्या होना पड़ा, संतुष्ट होना पड़ा। क्यों? मर्यादाएं हैं, मर्यादाएं हैं, मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। तो किया इसने, अच्छी लड़की थी या खराब लड़की थी बताओ आप। तो संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स, यानी संतोष के माता पिता बहुत ही धनाढ्य जमींदार थे। वो कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स, अर्थात जो अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में भेजने का खर्च वहन कर सकते थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, यहां तक कि जो देश की राजधानी, आप जानते हैं कहां जन्मी है, ये रेवाड़ी में जन्मी है। रेवाड़ी की अड़ा करके क्या है, दिल्ली है। तो बच्चों एक बात बताओ कि बहुत दूर से अपन अगर मान लो बच्चों को दिल्ली भेजें, तो दिल्ली में तो काफी खर्चा होता है, तो खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनका गांव तो दिल्ली के बिल्कुल अड़ाकर की था और वहां इनकी बड़ी जिम्मेदारी थी, इसलिए इसके माता पिता इवन यानी होता बच्चों यहां तक कि भी, इस इवन का प्रयोग कब किया जाता है, व्हेन यू वांट टू एम्फेसाइज समथिंग, जब आप किसी चीज के ऊपर बलाघात करना चाहते हो तो आप इवन का प्रयोग करते हो। जैसे एवरीबडी वाज देयर, हर आदमी वहां था, इवन मोहन वाज देयर, मोहन भी था, यहां तक कि मोहन भी था जिसकी कि हमको क्या थी, उम्मीद भी नहीं थी। तो कहा गया है इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, यहां तक कि जो देश की राजधानी है वहां पर भी वे अपने बच्चों को भेज सकते थे। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, बच्चों नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली का चक्कर तो हालांकि मेरे भी आज तक समझ में नहीं आया, परंतु एक नई दिल्ली है, ठीक है। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, विच वॉज क्वाइट नियर बाई, जो उनके बेहद नजदीक थी, यानी देश की राजधानी दिल्ली जो उनके बेहद नजदीक थी, वहां पर भी वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सकते थे। बट परंतु इन लाइन, देखो बच्चों, बट इन लाइन विद, इसका मतलब होता है बच्चों, इन लाइन विद का मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विद, माने के अनुसार, लिख लेना। इन लाइन विद का मतलब होता है बच्चों के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद या अकॉर्डिंग टू, बट अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग कस्टम, लेकिन प्रचलित रिवाज के अनुसार, इन द फैमिली माने परिवार में, परंतु परिवार में प्रचलित रिवाज के अनुसार संतोष हेड टू मेक डू, इसका मतलब क्या है, संतोष हेड टू बी सेटिस्फाइड, संतोष को संतुष्ट होना पड़ा, संतोष को संतोष करना पड़ा। संतोष को क्या करना पड़ा, संतोष को संतोष करना पड़ा, किससे, विद द लोकल विलेज स्कूल, अर्थात संतोष को गांव के स्थानीय विद्यालय से ही संतोष करना पड़ा। कभी कभी क्या होता है, अपने को मन मार के संतोष करना पड़ता है। कई बार क्या होता है बच्चों की, हम चाहते तो बहुत कुछ है परंतु हमें नहीं मिलता, तो मन मार के जो मिलता है उसी से हमको क्या करना पड़ता है, संतोष करना पड़ता है। तो संतोष को क्या करना पड़ा, संतोष को गांव के स्थानीय विद्यालय से ही संतोष करना पड़ा। सो इसलिए शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम। ध्यान दो बच्चों, तभी उस लड़की के अंदर क्या हुआ, एक बाजी का जन्म हुआ। बाजी, बाजी कौन होता है, जो विद्रोह करता है। तो ये समाज का जो सिस्टम है बच्चों, ये उसको जचा नहीं, और उसने क्या किया, देखो, सो यानी होता है इसलिए, शी डिसाइडेड यानी उसने तय किया, टू फाइट। अब आप लोग क्या करते हो, आई एम फाइटिंग विद हिम, ये फाइट की बात विद लगाने की बीमारी है आपके साथ, फाइट विद समबडी, लेकिन बच्चों सेंटेंस समझना, सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम, न कि फाइट विद द सिस्टम। फाइट द सिस्टम, फाइट समथिंग होता है, न कि फाइट विद समथिंग होता है। इसलिए उसने निश्चय किया कि वो लड़ेगी किससे, इस व्यवस्था से लड़ेगी, जिस व्यवस्था में क्या है कि स्त्रियों को कम महत्व दिया जाता है, इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों को क्या किया जाता है, कम महत्व दिया जाता है, इस सिस्टम से वो लड़ी। तो औरतें लड़ती है, किससे लड़ती है, व्यवस्थाओं से लड़ती है बच्चों। और फिर औरतें क्या करती है, महिला संगठन वगैरह वगैरह, जानते हो ना, स्त्री अधिकारों के लिए ऐसे काफी कुछ हो रहा है, होता रहता है। तो बताया गया है कि संतोष हेड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, अर्थात संतोष को क्या करना पड़ा, गांव के स्थानीय विद्यालय से ही संतुष्ट होना पड़ा। सो इसलिए शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम, इसलिए उसने इस व्यवस्था से जूझने या इस व्यवस्था से लड़ने की ठानी, इन हर ऑन क्वाइट वे, अपने स्वयं के मौन तरीके से। क्या मौन तरीके से भी युद्ध होते हैं, देखो बच्चों, एक युद्ध तो ऐसा होता है जो रणभूमि में लड़ाई नहीं जाता। एक ऐसा युद्ध भी जानते हो कि आपने कभी ऐसे युद्ध का नाम सुना है कि वो उसको, उस युद्ध को लड़ने के लिए रणभूमि की जरूरत नहीं पड़ती,
वो सिर्फ मनों में लड़ा जाता है। ऐसे युद्ध को बच्चों इतिहास की भाषा में शीत युद्ध, अंग्रेजी में कोल्ड वार कहते हैं। शीत युद्ध वह युद्ध होता है जो रणभूमि में नहीं बल्कि मनुष्यों के मनों में लड़ा जाता है। आप जानते हो विरोध करने का तरीका, महात्मा गांधी का तरीका क्या था? हड़ताल करते थे, भूख हड़ताल करते थे, अनशन करते थे, धरना करते थे और सविनय अवज्ञा करते थे। ये भी विरोध करने के तरीके हैं। तो उस लड़की ने क्या किया कि अपने स्वयं के मौन तरीके से, अपने स्वयं के, देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम, इसलिए उसने इस व्यवस्था से लड़ने की ठानी। इन हर ऑन क्वाइट वे, अपने स्वयं के मौन तरीके से। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, यानी जब आया सही क्षण। व्हेन द टाइम वॉज मैच्योर, व्हेन द मोमेंट वॉज मैच्योर, अर्थात जब क्षण परिपक्व हुआ, यानी जब उचित अवसर आया। गरम लोहा पीठ ठंडा पीटने के लिए वक्त बहुत तेरा पड़ा है। हरिवंश राय बच्चन की कविता है जिसमें वो लिखते हैं कि गरम लोहा पीट ठंडा पीटने को वक्त बहुत तेरा पड़ा है। तो गरम लोहा पीटने का मतलब होता है सही मौके पर क्या करना, चोट करना। जब सही मौका आया तो बच्चों उसने क्या किया, अपने स्वयं के मौन तरीके से जो है इसे लड़ने की ठानी। एंड द राइट मोमेंट केम, और सही मौका आया। कब आया? when she turned 16, जब वो 16 साल की हुई। अरे भाई 16 साल से जब छोटी थी तब तो बेचारी क्या करती, अभी तो वयस्क भी नहीं हुई है, 16 साल की है, लेकिन फिर भी क्या है, क्रांतिकारी बन गई है। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16, अर्थात जब व्हेन शी ग्रू 16 ईयर्स ओल्ड, अर्थात जब वो 16 साल की उम्र की लड़की हुई तो बच्चों की आया सही समय आया। सही समय क्या था? एट 16, यानी 16 की उम्र में, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज, उसके गांव में जो अधिकांश लड़कियां थी, दे यूज्ड टू गेट मैरिड, उनकी शादियां कर दी जाती थी। अब साहब संतोष की शादी भी करनी जरूरी थी, क्योंकि ये तो गांव में सभी 16 साल की लड़कियां होती है तो सबकी शादियां कर देते थे। अब साहब उसकी शादी करने का समय आया तो लड़की क्या हो उठी? लड़की मुखर हो उठी। उसने विरोध किया। एट 16, यानी 16 साल की आयु में, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड, उसके गांव की अधिकांश लड़कियों को विवाह के बंधन में बांध करके ससुराल भेज दिया जाता था। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर, संतोष भी किस में थी बताओ? अंडर प्रेशर तो जान गए ना, उस पर भी दबाव था, परिवार वालों का दबाव था, रिश्तेदारों का दबाव था, सबका दबाव था। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स, अपने माता पिताओं से, टू डू द सेम, अर्थात वही कार्य करने के लिए। यानी संतोष के ऊपर भी उसके माता पिताओं के द्वारा वही कार्य, कौन सा? वो विवाह करना, बच्चे करना, है ना। तो इस प्रकार का जो काम है उसका दबाव जो है उस लड़की के ऊपर भी था, अपने माता पिताओं का। लेकिन वो लड़की ऐसी वैसी नहीं थी, वो तो विशेष थी। कैसे थी? ए मैरिज एज अर्ली एज, देखो बच्चों, ए मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। ए मैरिज का मतलब क्या होता है? एक शादी। एज अर्ली एज, यानी जितना जल्दी हो सकता है। तो दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, यानी ये उसके दिलो दिमाग में क्या था बच्चों? लास्ट थिंग माने आखिरी विचार था। ये थिंग यानी वो जो थिंग एक ऐसा शब्द है, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, जॉन कीट्स नाम का अंग्रेजी का महान कवि कहता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, अर्थात कोई भी चीज जो ऑफ ब्यूटी यानी ब्यूटीफुल है, तो बच्चों वो क्या है? वो हमारी आंखों को क्या देती है? हमारी आंखों को सुकून देती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी कोई भी वस्तु जो सौंदर्य से युक्त है वो सभी को सुख प्रदान करती है, सबको आनंद प्रदान करती है। थिंग यानी क्या हो गया? वस्तु हो गया कि नहीं हुआ? वस्तु। अच्छा, थिंग यानी बात भी होता है। बात क्या होता है? थिंग यानी बात भी होता है। अब देखो तो यह बताया गया है कि ए मैरिज एज अर्ली एज दैट, ए मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, यानी एक विवाह उतना जल्दी जितना कि उस गांव में हुआ करता था, ये उसके दिमाग में क्या था? आखिरी बात थी। शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स दैट, उसने अपने माता पिताओं को क्या कर दिया? धमकी दे दी। बताओ कैसी लड़की थी? अच्छी लड़की थी या खराब लड़की थी? तो शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स, उसने अपने माता पिताओं को धमकी दे दी। क्या? दैट की शी वुड नेवर मैरी, कभी शादी नहीं करेगी वो। शी वुड नेवर मैरी, वो कभी शादी नहीं करेगी। इफ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन, शर्त है क्या? शादी तो कर लेगी
लेकिन तब अगर मान लो इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, यदि उसको सही तालीम नहीं मिली, यदि उसको उचित शिक्षा नहीं दी गई माता पिताओं के द्वारा, तो उसने उनको एक धमकी दे दी है कि अगर आप मेरे को सही शिक्षा नहीं दोगे, राइट टू एजुकेशन, बच्चों जानते हो ना, राइट टू RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का अधिकार है। हर माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने नौनिहालों के लिए शिक्षा का उचित प्रबंध करे। अब बात यह है कि कोई ये कहता हम तो गरीब हैं, हम कहां से शिक्षा दें, तो सरकार ने इतनी सारी व्यवस्थाएं कर रखी है ना। अब जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, वो पैसे लग रहे हैं क्या? तो सरकार ने इतने बढ़िया बढ़िया मास्टर आपकी सेवा में नियुक्त किए हुए हैं, जो बेचारे जनगणना करते हैं, आपको पढ़ाते भी हैं, है ना। कोरोना वगैरह के अंदर जो कोरोना फाइटिंग भी करते हैं, वो चुनाव वगैरह में भूमिका निभाते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। तो बात यह है कि इसमें कोई समस्या नहीं है। तो शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी, उसने अपने माता पिताओं को धमकी दे दी कि वो कभी शादी नहीं करेगी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। यदि उसको प्रॉपर एजुकेशन का मतलब समझ गए ना, उचित शिक्षा अगर उसको नहीं दी गई तो वह कभी शादी नहीं करेगी। वो एक अच्छी लड़की है बच्चों, एक खराब लड़की नहीं है, क्योंकि इसने शादी न करने की धमकी दी, लेकिन उसकी एक वजह, बहुत ही वाजिब वजह थी। उसने कहा कि यदि मुझे प्रॉपर शिक्षा नहीं मिली, तो इस बात को तो सरकार ने भी स्वीकार कर लिया ना कि हर बच्चे का अधिकार क्या है, राइट टू एजुकेशन। हर बच्चे का हक है कि उसको शिक्षा दी जाए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। और लड़कियां ससुराल चली जाएंगी ये सोच के अगर आप लड़कियों को नहीं पढ़ाओगे तो फिर अच्छे समाज का निर्माण कैसे होगा। कहते हैं एक लड़की अगर पढ़ती है तो पूरा परिवार जो उसका उद्धार करती है, वह समझ में आ रहा है। अगर मान लो एक लड़की को अगर आप शिक्षा देते हो तो पूरा परिवार जो उससे क्या होता है, पूरे परिवार का उससे भला होता है ना। और अगर मान लो कोई डॉक्टर को आप देते हो, अच्छी शिक्षा देते हो, डॉक्टर गलती करता है तो उससे क्या होता है, कहते हैं कि अगर मान लो कोई डॉक्टर गलती करता है तो उससे एक पेशेंट मरता है, सिर्फ एक पेशेंट, मरीज मरता है। लेकिन अगर मान लो कोई एक माँ है, अगर वो परिवार को चलाती है, अगर वो गलती करेगी तो पूरे परिवार के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। तो एक परिवार की दूरी क्या है, मुंशी प्रेमचंद ने बहुत खूब लिखा है, क्या, घरनी बिन घर भूत का डेरा। घरनी के बिना क्या होता है, घर भूत का डेरा होता है। तो जो हाउस वाइफ है उसको बच्चों, यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द रोल ऑफ ए हाउस वाइफ इन द सोसाइटी। ये कहना चाहता हूं मैं, क्या समाज में किसी गृहिणी जो है उसकी भूमिका को कमतर नहीं कहा जा सकता। क्या काम करती है, झाड़ू पोछा करती है, खाना बनाती है, लेकिन आप उसकी महत्ता को समझें। वही तो सबसे जरूरी चीजें हैं जो वो करती है, और अपनी मंशाओं को, अपनी इच्छाओं को मारती है। किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, और बाकी सभी अपने घर वालों के लिए। बोलो सही बात कही कि गलत कही मैंने। अब जरा देखो आगे बच्चों, बहुत अच्छी बात आ रही है। शी लेफ्ट होम, वो घर छोड़ के चली गई। देखो घर छोड़ के चली गई, खुद ही अपनी सहेलियों के साथ दिल्ली। क्योंकि जिनमें बच्चों कुछ करने का जुनून होता है ना, जो जिन्हें तवारीख लिखने की जिद होती है, वो बच्चों वक्त के साये में नहीं चलते। जिन्हें तवारीख लिखने की जिद होती है वो वक्त के साये में नहीं चलते, वो तो क्या है, खुद इतिहास लिखते हैं। तो वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तो शी लेफ्ट होम, अर्थात वह अपना घर छोड़कर चली गई, एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और दिल्ली में अपने आप को एक विद्यालय में क्या करवा लिया, नामांकित करवा लिया। खर्चा घर वाले देंगे कि नहीं देंगे, कोई परवाह नहीं। स्वयं चली गई दिल्ली, एंड शी गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल देयर, और दिल्ली में जाके एक स्कूल में उसने अपने आप को क्या कर लिया, दाखिला ले लिया। खराब काम तो नहीं किया, अच्छा काम ही तो किया। और देखो आप, when her parents refused to pay for her education, जब उसके माता पिताओं ने उसकी शिक्षा के लिए भुगतान करने से इनकार कर दिया, नहीं अगर तू अपनी मर्जी से पढ़ेगी तो पढ़, हम तेरी फीस जमा नहीं करेंगे, तेरे खर्चा पानी बिल्कुल नहीं देंगे, अब बता कैसे पढ़ेगी। अब बताओ, मजबूर कर दिया गया लड़की को। लेकिन लड़की क्या मजबूर होने वाली थी क्या, ये मजबूर होने वाली नहीं थी। तो when her parents refused to pay for her education, जब उसके माता पिताओं ने उसकी शिक्षा के लिए भुगतान करने से इनकार कर दिया, she politely informed them, उसने विनम्रता पूर्वक उनको सूचित किया। she politely informed them, अर्थात उसने विनम्रता पूर्वक उनको सूचित किया, क्या, of her plans, अपनी योजनाओं के बारे में बताया कि मैं बहुत सोच समझ के आई हूं, मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी, अपना खर्चा कैसे चलाऊंगी, वो सारी बातें जो वो करती है। देखो क्या कह रही है, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees। उसने अपने माता पिताओं को विनम्रता पूर्वक बताया अपनी योजनाओं के बारे में कि कैसे वह पार्ट टाइम जॉब करेगी, कुछ पैसा कमाएगी और अपनी स्कूल की फीस का भुगतान भी करेगी और पढ़ेगी भी सही। समझ में आ गया बच्चों। तो पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है घर की। तो आइए है कि हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। और बच्चों
अंततोगत्वा क्या हुआ, एट लास्ट उसके माता पिता राजी हो गए, रजामंद हो गए। इसलिए उसके विद्यालय की शुल्क का भुगतान करने के लिए अंततोगत्वा उसके माता पिता क्या हो गए, सहमत हो गए। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली